नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज माफ कीजिएगा, दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का परचम लहराया है वो काबिले तारीफ है और दिल्ली के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने करिश्माई प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। पार्टी को 250 वार्डों वाली एमसीडी में बहुमत मिली है, तो वहीं 15 साल से। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद वापस आते हैं। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है, कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। यहाँ खड़े सभी साथियों को, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बैठे, यहां आए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स में देख रहा हूं, आप सबको भी, सभी एमएलएस को, सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब बधाई। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इलेक्शन लड़ते नेता हैं लेकिन फाइनल जनता करती है, तो जनता जीत गई। आज 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। देखो, दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। तो आपने सुना जीत के बाद कैसे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली वासियों को साधा। ऐसे में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ केंद्र में डबल इंजन की सरकार के साथ राज्य में बीजेपी की सरकार को डबल इंजन की सरकार कहा जाता था, लेकिन अब दिल्ली में विधानसभा में आम आदमी पार्टी की छाप और साथ ही एमसीडी में भी अब आप आम आदमी पार्टी की छाप देख सकेंगे। इसका असर क्या होगा, और जिस तरीके से भाजपा 15 साल के बाद एमसीडी के चुनाव से बाहर हुई है, इसका आने वाले दिल्ली के विधानसभा में क्या परिणाम होगा और इसको किस नजरिए से देखना चाहिए। और कल, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, गणना होगी, और साथ ही गुजरात चुनाव के लिए भी। तो ऐसे में कल ताबड़तोड़ हम अपनी तैयारी आपको दिखाएंगे और साथ ही अपडेट जो भी गणनाओं की आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल एमसीडी चुनाव को लेकर के हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा जुड़ चुके हैं, योगेश चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वंशराज दुबे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, अश्वनी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो से, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे आप सभी आए। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा। कौशल कांत मिश्रा जी, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा, लेकिन
एमसीडी के चुनाव में भाजपा का बाहर हो जाना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि 15 साल से यहां भाजपा काबिज थी एमसीडी पर। एमसीडी की कमान भाजपा के हाथों में थी और जिस तरीके से नतीजे आए हैं, मार्जिन इतना कम है, बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी 134 पर। ऐसे में आपको नहीं लगता मेहनत थोड़ी अगर और होती तो शायद आम आदमी पार्टी को पछाड़ जाते भाजपा के लोग? प्रीति जी, जो भी है लोकतंत्र में जनता का आदेश सर्वोपरि होता है और जो भी आदेश आया है दिल्ली की जनता का वो हमारे लिए आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जीत की बधाई देना चाहूंगा आम आदमी पार्टी को। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 2020 की विधानसभा से लगभग 12% वोट आज कम लेके आई है और वही भारतीय जनता पार्टी उस समय से लगभग 2% का वोट बढ़ा है। तो अगर जनादेश देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जनादेश कम नहीं हुआ है। हाँ, यह है कि एक राजनीतिक सिचुएशन है जिसमें कि अगर ये देखिए कांग्रेस का जो 11% का वोट था वो कम हुआ है और उसकी वजह से आज मेहनत थोड़ी और होती तो क्या परचम और झंडा भाजपा का नहीं होता? तो आप यही तो कह रही, मार्जिन आप कह रहे हैं कि बहुत कम है, मैं भी कह रही हूँ मार्जिन बहुत कम है, 104 134। पर लोकतंत्र का जो नियम है हमें उसमें बंद करके संवैधानिक प्रक्रिया के थ्रू जो सरकार आई है हमें उसका स्वागत करना चाहिए। इसका एक पक्ष ये भी है कौशल कांत जी, पहले से एमसीडी चुनाव भाजपा ये मानकर चल रही थी, माइंडसेट था कि एमसीडी हारेगी और आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीतेगी। आप ये क्यों नहीं मान रहे? देखिए प्रीति जी, हम कभी हारने के लिए, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता, चाहे हम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हम कोई भी, तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं। और आप देखिए जिस तरह से हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत से लड़ती है, जनता के दरबार में अपने किए गए कामों का पूरा ब्यौरा रखती है। ये जनता का जनादेश है और राजनीति की सिचुएशन है। आम आदमी पार्टी आज एमसीडी जीत के आई है, उसका स्वागत है, बधाई है। साथ ही हम एक अच्छे विपक्ष की तरह उसको पूरी टक्कर देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो कूड़े के पहाड़ जिसको दिखा करके वो आई है वो ठीक हो जाएंगे, जमुना साफ हो जाएगी, दिल्ली की सड़कों से गंदगी खत्म हो जाएगी, बिजली पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, जाम नहीं लगेगा, पार्किंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं और यही चाहते हैं। हवा रह गया कौशल जी, हवा की बात करी नहीं, साफ स्वच्छ हवा, प्रदूषण रहित हवा, स्वच्छ हवा की बात छूट गई। साफ और स्वच्छ हवा, ये सारी चीजें मैं भी उम्मीद करता हूँ कि साफ हो, क्योंकि दिल्ली की जनता वही चाहती है और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक बार जरा जल्दी से वंशराज दुबे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। वंशराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और सबसे पहले बधाई आपको एमसीडी चुनाव में जीत के लिए। लेकिन कई बड़ी चेहरे रहे आम आदमी पार्टी के जिन्हें अपने ही नगर पालिका के इलाके में शिकस्त खानी पड़ी है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से हार गए, सत्येंद्र जैन अपने नगर पालिका के क्षेत्र से हार गए। ये वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी की लीडिंग, जिसको कहते हैं कि लीडिंग कमांडेंट ये लोग हैं। इनका हार जाना अपने ही क्षेत्र में, इसको पार्टी कैसे देखती? जी, सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपके माध्यम से दिल्ली की 2 करोड़ जनता का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो जनता ने आम आदमी पार्टी को प्यार दिया है। लगभग 134-135 के करीब जो सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं। देखिए, दो तीन चीजें इस चुनाव में हम लोग को समझना पड़ेगा। एक तो ये कि सबसे पहले आपको पता हो कि भारतीय जनता पार्टी ने हर वो हथकंडे अपनाए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को इस बार एमसीडी के चुनाव से हराना है। चाहे वह परसीमन की बात हो, एकीकरण की बात हो, चुनाव को डिले कराने की बात हो। आपको सदन में माननीय गृह मंत्री जी का वो बयान भी याद होगा। और उसके बाद 7 सीएम उतार के, 17 केंद्रीय मंत्री उतार के, 27 न्यूज चैनलों को उतार के, लगभग 400 से ज्यादा सांसद उतार के भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि कैसे करके आम आदमी पार्टी को चुनाव हराया जाए। इस बार दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी का एमसीडी में सुपड़ा साथ किया जाए, ये भाजपा ने प्रयास किया। तमाम तरीके के कीचड़ उछाले गए, चाहे वह घोटाले को लेकर हो, जेल से वीडियो रिलीज कराने की बात हो, यानी हर वो हथकंडे भाजपा ने अपनाए कि अरविंद केजरीवाल जी को रोका जाए। लेकिन देखिए, अब चूंकि रिजल्ट आ चुका है, जनता के सामने सारी चीजें आ चुकी है, जनता ने जो अपना प्यार दिया वो हम सबके सामने है। 2-3 चीजें हम लोग को और इसमें देखना पड़ेगा
कि आज दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के काम पर, आम आदमी पार्टी की 8 सालों के काम पर मुहर लगाई है। एक तरफ आपको पता हो कि अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली की सत्ता में बैठे तो उन्होंने 15 साल कांग्रेस को 15 साल सत्ता में बैठी कांग्रेस को हराया। आज दोबारा जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में, एमसीडी की सत्ता में आए हैं, तो 15 साल भाजपा को हरा के हम लोग आए हैं। तो आज जनता पूरी तरीके से अस्वस्थ है। अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है दिल्ली के अंदर, उसको जनता पसंद कर रही है। और एक बहुत बड़ा मैसेज, इस बात को हमको सबको समझना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा मैसेज जनता ने दे दिया है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को आज दिल्ली में सबसे छोटी पार्टी ने हराने का काम किया। योगेश चौधरी, कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश चौधरी, क्या वजह रही कि कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई, जबकि शीला दीक्षित की अगर सरकार को हम देखें तो तमाम बड़े फ्लाईओवर्स, दिल्ली का कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से मॉडर्नाइज्ड आज आपको दिखता है, कहा जाता है कि शीला दीक्षित कहीं ना कहीं इनके पीछे है। उसके बाद भी 9 सीटें पार्टी के पहले ही हार मान चुकी थी कि आप नहीं जीतेंगे, इसीलिए उस तरह से आक्रामक प्रचार प्रसार एमसीडी चुनाव में दिल्ली के लिए नहीं हुआ, या फिर एमसीडी चुनाव को बड़ा ही हल्के में आपकी पार्टी ने लिया? योगेश चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रचार भी समय की हमने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, प्रचार भी बेहतरीन तरीके से किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम विकल्प नहीं बन पाए, ये भी एक बड़ी सच्चाई है। वोटर में हताशा और निराशा की कम मतदान का परिचय खुद में देता है, उसका विकल्प हम नहीं बन पाए, ये मैं जरूर मानता हूँ। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात है, दोनों के ही शासन से जनता खुश नहीं है। आने वाले समय में निगम में किस तरह की इनकी कार्य प्रणाली रहेगी, उससे भी काफी कुछ तय होगा। हमको जरूर आत्मचिंतन की जरूरत है और पार्टी निश्चित रूप से उसको करेगी आने वाले समय में, ताकि आप लोकसभा में और विधानसभा में काफी असर भी आने वाले समय में पार्टी क्या करेगी, मुझको इसका जवाब जरा दें, क्योंकि आपके पार्टी के प्रेसिडेंट एमसीडी के चुनाव में वोट करने तक नहीं जाते हैं। क्या करेगी आपकी पार्टी आने वाले समय में? जनता, आपको ये भी समझना होगा कि उन इलाकों में जहां से 9 सीटें कांग्रेस की निकल के आई है, वो इलाके हैं जहां के लोग कांग्रेस पर भरोसा करने को तैयार हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि थाली में खाना बनाकर आपको खुद लेना होगा, आपको कोई लाकर नहीं देगा, ये सेम है। जब तक आप आक्रामक चीजें नहीं करेंगे, आक्रामक तौर पर आप प्रचार नहीं करेंगे, वहां उतरेंगे नहीं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये सीटें बढ़ सकती थी सर। 9 सीटें फिर भी आई हैं। जिस तरीके से आप लोगों का चुनावी प्रचार रहा, आपके स्टेट प्रेसिडेंट वोट करने नहीं जाते, उसके बाद भी नहीं वोट करने ये भी तो सच्चाई नहीं है, क्योंकि वोट कटी हुई थी। और ये पूरी धांधली इस बार हमारी जो सूची थी, मतदाता सूची, उसके अंदर दिल्ली के अंदर जिस दिन वोट होता है उसी दिन प्रेसिडेंट को पता चलता है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मेरा अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मैं अगर इलाके में वहां पर रसूख रखती हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए। मुझको लगता है बूथ स्तर पर, ये बता पाएंगे राहुल लाल जी, बूथ स्तर पर तमाम छोटे छोटे बड़े बड़े कार्यकर्ता काम करते हैं। इवन आपके इलाके से जो आपका विधायक खड़ा है वो तो आपको बताएगा कि आपका आदमी खड़ा, वो तो आपको बताएगा कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, या फिर उसमें भी भाजपा वाले आके आपको बताएंगे या आम आदमी पार्टी के लोग आपको बताएंगे। मतदाता सूची की बहुत देरी से उपलब्ध कराई गई। राहुल जी क्या कहेंगे आप लीपापोती मत करिए सर, आज लग रहा है कि कांग्रेस लीपापोती कर रही है। नहीं, लीपापोती का इसमें कोई वो नहीं है, ये राहुल जी बताइए। 2-3 चीज तो मैं मानूंगा यहाँ पे कि अगर कांग्रेस को लेके बात करें तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव एक अच्छा खासा स्वर्णिम मौका था ये। क्योंकि देखिए, अगर कूड़े के पहाड़ को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया था, तो दिल्ली में एक कूड़े का पहाड़ जो है हम लोगों ने कांग्रेस के समय में खत्म होते हुए देखा था। तो ये कांग्रेस को तो ये चीज़ें जम के खुल के कहनी चाहिए थी। नंबर 1, जब दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, उस समय भी आम आदमी कांग्रेस के पास ये मौके थे कि वो कहती कि भाई दोनों आरोप लगा रहे थे तो उनकी छवि साफ स्वच्छ थी, वो कह सकते थे ये दावा। और शीला दीक्षित के मामले को लेके जो आपने प्रीति जी कहा अभी कि शीला दीक्षित के दिल्ली में जो किए गए कार्य हैं वो छोड़ दीजिए, कांग्रेस धूर से धूर जो कट्टर विरोधी है वो भी मानते हैं कि शीला दीक्षित ने दिल्ली में किस तरह से काम किया था। तो उसको, उस स्मरण को याद दिलाना, भुनाने का समय था, उसको भुनाने का समय था। आपने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, ये तो चीज़ है। और एक चीज़ देखिए, अभी बीजेपी प्रवक्ता को मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था प्रीति जी कि वो
तुलना कर रहे थे कि भाई विधानसभा चुनाव से किस तरह से वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी का घटा। तो भाई लोकसभा चुनाव से बीजेपी भी तुलना कर ले कि आपका वो लोकसभा चुनाव में आपका क्या था। देखिए दिल्ली के लोग जो वो वोटिंग करते हैं, वो चाहे वो लोकसभा चुनाव में उनका वोटिंग पैटर्न अलग होता है, विधानसभा में अलग होता है और एमसीडी में अलग होता है। तो अलग अलग ढंग से हम लोग तुलना करेंगे तब तो फिर चीज़ें फंस जाएंगी। आप बीजेपी की भी तुलना तब फिर लोग कर सकते हैं लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत से। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 की देखिए ये जरूर है, यहाँ पे अभी आम बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा जो है कि शक्तियाँ यहाँ पे प्रयोग की, तमाम तरह की चीज़ों का प्रयोग हुआ। जो आम आदमी पार्टी का दावा है कि भाई उनके तो इतने इतने मुख्यमंत्री उतर के आ गए, तमाम लोग उतर के आ गए, सब पूरा सत्ता तंत्र आ गया, ठीक है ये मानता हूँ। तो राजेंद्र नगर का विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी तमाम लोगों ने, बीजेपी ने पूरी शक्तियाँ लगाई थी, तब भी बीजेपी का जमानत जब्त हो गया था वहाँ पर। तो किसी के आके चुनाव प्रचार कर लेने से स्थितियाँ नहीं बदलती, बदलती ये है कि आप चुनाव लड़ते किस रूप में। ठीक है कि आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है, बहुत बहुत बधाई आम आदमी पार्टी को, आपके ऊपर से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं लोगों की। लेकिन ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जो आपने वादे किए हैं उसको आप पूरा किस रूप में करते हैं, क्योंकि आपसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। लोग एकदम दिल्ली में लोग चलते हैं रात के अंधेरे में, बच्चों को डर लगता है कहीं कुत्ता ना काट ले उन्हें। डॉग बाइट की घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही हैं। डेंगू को लेकर नियंत्रण की कोई स्थिति नहीं देखी, गंदगी की स्थिति कितनी ज़्यादा बार देखी हम लोगों ने। आकलन कब करेगी बताइए ना आप। छोड़िए ये सब, आम आदमी पार्टी तो जीत गई, वो अपना देख लेगी, भाजपा भी देख ही रही है। मैं कह रही हूँ कांग्रेस अपना आकलन कब स्टार्ट करेगी? सिर्फ भारत जोड़ो, क्या भारत जोड़ो यात्रा एकमात्र विकल्प है जिससे आप पूरे देश भर में संदेश दे देंगे कि कांग्रेस आज के डेट में बड़ी ही स्ट्रांग पार्टी है? ये नहीं कर सकते सर आप। भारत जोड़ो, मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहती हूँ, आप ये भारत जोड़ो यात्रा कर क्यों रहे हैं बताइए? वोट पाने के लिए, लोगों के जहन तक पहुंचने के लिए ना, इलेक्शन तक पहुंचने के लिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी में आप लोगों को कनेक्ट करें, लोग आपको वोट करें। लेकिन आप छोटे से छोटे स्तर के चुनाव को ही गंभीरता से नहीं लेंगे तो इस तरह के भारत जोड़ो यात्रा का क्या फायदा सर? क्या इस कैंपेनिंग का क्या फायदा, आप मुझे बताइए। देखिए इसके 2 भाग में जोड़ूंगा। देखिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होना चाहिए और एमसीडी के चुनाव को मैं फिर से कहूंगा कि कांग्रेस को गंभीरता के साथ लड़नी चाहिए। लेकिन देखिए मैं अगर कांग्रेस को देख पा रहा हूं तो आपने ध्यान दिया होगा कि 2019 में जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, मैंने जो कहा वो सही कहा या गलत, पहले ये कहिए। उसी बस आप हमें 20 सेकंड में मैं उसी उत्तर पे पहुंच जाऊंगा। आज के समय में देखिए कांग्रेस ने अपना एक पूरा तरह पार्टी का पूरा एक तंत्र है, वहां पे एक निर्वाचित अध्यक्ष है। तो हमें लग रहा है कि अब जो ढांचा बना हुआ है कि एक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो पार्टी के बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, निर्वाचित अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी अब यात्रा निकाल रहे हैं। हमें लग रहा है कि पार्टी का जो ये स्वरूप है, ये स्वरूप थोड़ा लेट से जो है कि निर्णय लिया गया, इसलिए इन चुनावों पे हम लोग देख रहे हैं और ये आलोचना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम चूंकि देखिए भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है, आप सही कह रहे हैं कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी चाहे जितना भी दावा कर ले कि वो यात्रा राजनीतिक नहीं है, तो इसे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। अंततः पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई गतिविधि करेगी तो उसको राजनीति के दायरे में देखा जाएगा प्रीति जी, और उसको देखा जाएगा। तो भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक तरह से आम लोगों की जो मूलभूत समस्या है उसको जनता तक पहुंचाना। लेकिन साथ ही साथ जब परीक्षार्थी पूरी तैयारी करता है प्रीति जी, तो उसके साथ उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो परीक्षा में बड़ा गंभीरता के साथ, जब वो 3 घंटा का समय होता है परीक्षा में लिखने का, उस समय वो अपने तैयारी को प्रदर्शित भी करे। तो अब तक जो गलतियां हुई हैं यहाँ पे कि आप जब उस एग्जामिनेशन प्रोसेस में आप अच्छे ढंग से भाग नहीं लेते हैं, इन गलतियों से कांग्रेस को सीखने की जरूरत है, तब आप भारत जोड़ो यात्रा का लाभ ले सकेंगे। विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से। विपिन जी, आपने तमाम लोगों को सुना। ऐसे में आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से बम जीत हुई है और भाजपा जो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी और बार बार यही कह रही थी कि यही कूड़े के पहाड़ हो, या फिर जिस तरीके से तमाम वीडियोस बाहर आए, शराब बहुत बड़ा इस बार मुद्दा भी रहा एमसीडी के चुनाव में, उन सब को नकारते हुए आप वोट परसेंटेज देखिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बधाई के पात्र है पूरी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के और तमाम कार्यकर्ता, और जीत होती है। भले ही आप एग्जिट पोल की बात करें, जो वहाँ आंकड़े बताए जा रहे थे, बहुत ज़रूरी बात है ये कि वहाँ पर तो ये दर्शाया गया था कि एक तरफा मुकाबला होगा, कि यहाँ पर भाजपा 100 से नीचे में सिमट जाएगी। लेकिन अच्छी बात हुई है, मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। 2015 का जो विधानसभा का चुनाव था, वहाँ पर भी अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन अंत में जब नतीजे आए तो सुपड़े साफ हो गए थे भाजपा के। और यही अनुमान इस समय, देखिए कई लोग राजनीतिक पंडित ये लोग मन में सोच रहे होंगे कहीं ऐसी स्थिति दोबारा ना आ जाए। और दिल्ली की जनता, कितनी अहम बात है, दिल्ली की जनता
की सूझबूझ की समझ की दाद देनी पड़ेगी। वो भली भांति समझते हैं कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, विधानसभा के क्या मायने हैं और नगर निगम के क्या मायने हैं, कौन सा उम्मीदवार का चयन करना है, उनको भली भांति पता है। और ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि एक ही को वो नेता को, एक ही राजनीतिक दल को चुनेंगे, एक ही उम्मीदवार को चुनेंगे। यहां पर आप देखिए विधानसभा का जो चुनाव हुआ 2015, वहां स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को देती है दिल्ली की जनता वही है, कोई बदली नहीं है। और 2017 का नगर निगम का चुनाव भाजपा की बल्ले बल्ले हो जाती है। 2019 का चुनाव 7 सीटें लोकसभा की, 1 मिनट, बड़ी जरूरी बात, लोकसभा की सारी सीटें भाजपा के खाते में चली जाती है। अब यही चुनाव है यहां पर 2022 का जो चुनाव हुआ है, जो अनुमान लगाया जा रहा था, और चिंता का विषय है, ज्यादा चिंता का विषय कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस का स्वर्णिम इतिहास रहा है। और ये बात मैं राहुल भाई की बात सुन रहा था, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, दो मत है ही नहीं कि जो विकास के कार्य हुए हैं दिल्ली ने देखे। मैं दिल्ली वासी हूं और ये हम लोग गर्व महसूस करते हैं दिल्ली के विकास के कार्य, वो शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुए थे। 1998 से लेकर 2013 का दौर जो दिल्ली ने देखा था, स्वर्णिम दौर था। और जहां पर नजर जाती थी वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। आज वो हालत है, सूरत हाल है कि कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है विधानसभा में। लेकिन न जाने क्यों संतुष्ट है कि उनको शायद लगता है कि भाजपा का सफाया हो गया पहले विधानसभा में, अभी मंथन करने का समय है। अश्विनी मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो से। अश्विनी जी, एमसीडी के चुनाव में जो परिणाम आए, इसमें आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव को किस नजरिए, किस चश्मे से देखें आने वाले समय में? ये तो मैंडेट है ना, दिल्ली की जनता साफ तौर पर कह रही है कि हम दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव की ओर क्या आप किस लेंस से देखेंगे इस परिणाम को विधानसभा के? जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। पहले तो आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत बधाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने ये इलेक्शन जीता, और बीजेपी को ये मान लेना चाहिए कि उन्होंने इलेक्शन जीता, उसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है, जो आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका है, वो बहुत डिफरेंट तरीके से चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी जो है जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है वो बहुत लोकल मुद्दे कम होते हैं। बीजेपी की जो मुद्दे होते हैं वो आप ऐसे समझो कि क्षेत्रीय मुद्दे ज़्यादा होते हैं, स्टेट लेवल के मुद्दे ज़्यादा होते हैं, नेशनल मुद्दे ज़्यादा होते हैं। अगर कल को यहीं पर आप समझ लो कि कोई प्रधानी का चुनाव या और लोकल चुनाव, लोकल बॉडी चुनाव हो, अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कराया जाए तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अच्छा प्रचार करेगी। बट मुझे लगता है ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी है। बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को रेवड़ियों में अटका के रखती है, ताकि जो इंपॉर्टेंट चुनाव हैं, जैसे गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, वहां पर आम आदमी पार्टी फोकस ना कर सके और इन चुनावों में उलझी रह जाए। और मुझे लगता है कि कल आपको देख के पता चलेगा क्या आम आदमी पार्टी रेवड़ियों के चक्कर में फंसकर रह गई, और कल के जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे वो जिस तरीके से एग्जिट पोल्स बता रहे हैं वो भाजपा के फेवर में दिखा रहे हैं, तो क्या ये सही में होगा? जी, मुझे लगता है बिल्कुल होगा। गुजरात में मुझे लगता है प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी। हिमाचल में भी मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से एग्जिट पोल आ रहे हैं उस हिसाब के परिणाम आएंगे, वहां पर भी भाजपा के पास एज रहेगी। हालांकि हिमाचल में जो इस बार मुद्दे थे रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, जो कि बाकी चैनल्स ने दिखाया, वो एक तरीके से हावी जरूर रहे चुनाव में। बट जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने 15 साल टिकी हुई कांग्रेस को हरा करके दिल्ली में प्रवेश किया था। इस बार मुझे लगता है उन्होंने कांग्रेस को ही हराया है, बीजेपी को नहीं हराया है। आम आदमी पार्टी जहां जहां भी जाती है सिर्फ कांग्रेस को हराती है और बीजेपी को बढ़त देती है। सिर्फ इतना रह जाता है कि अगर कांग्रेस को पूर्णतया हरा देती है तो शायद ये सफल हो जाते हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं। वंशराज दुबे, जल्दी से बोलिएगा, उसके बाद ब्रेक में जाएंगे, उसके बाद भी कौशल कांत मिश्रा के पास आना है। देखिए, ये अक्सर लोग इस बात को कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ क्या हो गया? सीटें इस बार इस बार 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार एमसीडी के चुनाव में हारी है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कांग्रेस। आप लोग भी तो क्लीन स्वीप नहीं लाए, बड़ा दावा ठोक रहे थे कि 220 और 230 के आसपास रहेंगे, 134 पे सिमट गए आप, तो किसका नुकसान है? एक चीज आप भी तो सीटों का आकलन कीजिए। एक चीज मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। और क्लीन स्वीप की बात कौन कर रहा था? तो क्लीन स्वीप की बात कौन कर रहा था? अरे मेरी बात तो बताइए, बधाई लेने के बाद भी इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। नहीं, मैं दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा विपक्ष दिया है। आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार दिया है। आम आदमी पार्टी पिछली बार तो सत्ता में नहीं थी, आपको पता हो तो दिल्ली में भी पहली बार हमको 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने दिया था, दूसरी बार 67 सीटें दिया। तो एक बार हमको 5 साल काम कर लेने दीजिए, फिर आप देखिए अगली बार एमसीडी में क्या होता है।
अगली बार एमसीडी में आप ही आएंगे? अब आप हमको 5 साल पहले काम करने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे अगली बार। बताइए अभी से, कम से अभी भी श्योर नहीं है आप, मतलब जीत गए आप तो कम से कम ये तो कहिए कि भाई अच्छा काम करके दिखाएंगे, फिर से वापसी करेंगे। आप अभी से कह रहे हैं कि हम श्योर नहीं। अरे रहने दीजिए, अरे रहने दीजिए। कांटे की टक्कर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच, मार्जिन बड़ा ही कम, 134 और 104 पर भाजपा, 134 पर आम आदमी पार्टी। क्लीन स्वीप का दावा ठोकती हुई आम आदमी पार्टी की इस बार तो फाइनल क्लीन स्वीप हम लोग करेंगे, लेकिन हुआ इसके उलट, मार्जिन बहुत कम रहा। सीधे हम आपको हमारे जो प्रवक्ता हैं कौशल कांत मिश्रा, उनके पास चलेंगे, भाजपा के प्रवक्ता हैं। कौशल जी, उन सीटों की हम बात करेंगे जहां से आम आदमी पार्टी हारी है, बड़े चेहरे जैसे कि मैंने मनीष सिसोदिया का नाम लिया, सत्येंद्र जैन का नाम लिया, वहां से भाजपा जीती है। इसका मतलब क्या है भाजपा के प्रति दिल्ली की जनता का, बताइए। प्रीति जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जिस तरह से देखा जाए कि ये केवल 8 सीटों के जीत मार्जिन से जीते हैं और भाजपा जो है केवल 22 सीटों पे कम रही है, नहीं तो 22 सीटें होती तो जीत जाते। तो इस तरीके से, और वहां पे जो 25 सीटों का अगर हम आकलन करते हैं तो 25 सीटों में केवल 500 वोट से हम पीछे रह गए हैं, यानी, और एक तरफ वोट परसेंट हमारा 2% बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की एक खूबी है कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जनता हमें पसंद भी कर रही है, लेकिन जो केमिस्ट्री बनी है उस केमिस्ट्री में हम कहीं फेल हुए हैं, और यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी जो है एमसीडी इलेक्शन जीती है। तो हर बार चुनाव के बाद दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, क्या इस बार भी हम ट्रेंड देखेंगे क्या? ये सब संगठन की बातें, इसके बारे में मैं यहाँ नहीं बता सकता और ना ही मुझे पता है। हाँ, जो आपने बताई कि सत्येंद्र जैन अपनी सीट हारे, सीएम मनीष सिसोदिया अपनी सीट हारे, कैलाश गहलोत की सीट पे हारे, तो ये बताता है कि जो इनका जो भ्रष्टाचार का मॉडल था, जिस तरीके से हम देखिए, जिस तरीके से इनके मसाज मंत्री जेल में बैठते हैं और मसाज कराते हैं, और जिस तरीके से एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना करके मसाज मंत्री ने मसाज करा लिया, उसके बाद भी वोट जीत ले गए। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा ना कि लोकतंत्र की यही बात है। अब मैंडेट उनके साथ है और इसीलिए मैंने पहले उनको बधाई दी, क्रिटिसिज्म बाद में किया, और कम से कम मसाज वाले ने मसाज करा भी लिया, वोट भी ले लिया। यही तो जनता को अगली बार इस बात को याद रखना पड़ेगा और जनता इस बात को भूलेगी नहीं। ठीक है, आप देखिएगा, अभी तक ये क्या कहते थे, हर चीज के लिए कहते थे कि एमसीडी में दिल्ली के बीजेपी के पास, इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे हैं। अब इनके पास एक नया बहाना आएगा, अगली बार के लिए ये बहाना बनाने लगेंगे कि चूंकि दिल्ली एलटी चलाते हैं इसलिए नहीं काम कर पा रहे हैं। कूड़े के पहाड़ हटाना, जो ट्रैफिक, जो डे टू डे की जो समस्या है उसको हटाना डिफिकल्ट होता है, वो पूरा माइंडसेट होता है, धीरे धीरे रियलाइज होगा। और प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है और यही वजह है कि जो इनके टॉप मंत्री है उस एरिया में ये हारे हैं। हम सब कुछ होने के बाद भी, सीटें कमाने के बाद भी हमारा वोट परसेंट बढ़ा है और इनकी वोट परसेंट 12% घटा है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि शायद कांग्रेस अपनी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई है। कहां से आंकड़ा लेके आ रहे हैं? अच्छा, आम आदमी पार्टी का कहां से वोट परसेंट 12% घटा है, जरा बता दीजिए आप। आपके 2020 के, अरे सुन लीजिए, यही तो आपकी दिक्कत है ना। आप ये बताइए, तो फिर आप 2020 को आप लेके की विधानसभा की तुलना में फिर तो लोकसभा से आप भी तुलना कर लीजिए ना। 2020 की विधानसभा चुनाव से एमसीडी इलेक्शन का तुलना एमसीडी इलेक्शन से होगा। देखिए, एमसीडी को एमसीडी से जोड़ेंगे, लोकसभा का लोकसभा से इलेक्शन को भी कंपेयर कर लेते हैं। सुन लीजिए, लोकसभा की बात कीजिएगा तब तो कांग्रेस दूसरे नंबर पे है। हर तरफ कांग्रेस में आपको लोकसभा में आपको चुनौती दी थी। लाल साहब सुन तो लीजिए, वो लोकसभा के मामले से हम लोग एमसीडी की नहीं करेंगे ना। एक चीज बता रहा हूं, सुन तो लीजिए, 2% आप बढ़े, एमसीडी का चुनाव हुआ था, आप एमसीडी से बढ़े, लेकिन आप आम आदमी पार्टी 17% बढ़ी है। जबकि देखिए, अगर आप ये भी चीज आप लोग कहना चाह रहे हैं, मैं सुबह से देख रहा हूं, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, एक सेकंड जरा सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप दीजिएगा जवाब आराम से, आप जवाब आराम से दीजिएगा। देखिए, जो अभी परिणाम आए हैं इसमें 2% लगभग आपके वोट प्रतिशत में वृद्धि है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में 17% की वृद्धि है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस वाला ही हिस्सा लेके वो निकल गए, कांग्रेस के वोट परसेंट में केवल 9% की कमी आई है, तो आम आदमी पार्टी को 17% कहां से आए? तो स्पष्ट है कि जो आप मुद्दे उठाए, देखिए, भ्रष्टाचार का जो मामला था वो बड़ा गंभीर मामला था जो आप लोग उठा रहे थे। जेल मैनुअल का अगर उल्लंघन हो रहा था तो वो गंभीर रूप से था। लेकिन आपको ये तो देखना पड़ेगा ना, चुनावी रणनीति में कुछ मुद्दे को कब और किस तरह से उठाएं। आप लोगों ने शराब का मामला उठाया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, शराब के मामले का भी टाइमिंग आपकी सही नहीं रही। वो इलेक्शन से पहले वो मुद्दा काफी ज्यादा उठा
और इलेक्शन आते आते वो मुद्दा ठंडा पड़ गया। और जब आपने सत्येंद्र जैन के मामले को उठाया, सत्येंद्र जैन के सीटों पे, कई सीटों पे आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है, मैं मानता हूं इसको, लेकिन दिल्ली के एक वर्ग में उसने सहानुभूति भी उत्पन्न की है, इसको भी मानना पड़ेगा आपको। तो जब ये घटनाएं सितंबर में घट रही थी, आप उसी समय कोर्ट से लेकर क्लिप अगर आप उसी समय आप निकालते तो इसको अलग ढंग से जनता देखती। लेकिन ये तो ये लग रहा था कि अब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि सत्येंद्र जैन का भ्रष्टाचार कितना बड़ा है और एमसीडी के लोगों का भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, उन दोनों की तुलना में उन्हें एमसीडी का भ्रष्टाचार ज्यादा बड़ा लग गया। योगेश चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस के, क्या इस हार के बाद, एमसीडी चुनाव के हार के बाद पार्टी के आला कमान क्या आकलन करेंगे? क्या कर रहे हैं? बातचीत हो रही है? आकलन के मूड में हैं या फिर अभी भी थोड़ा समय लगेगा, उनको वक्त चाहिए? क्या चल रहा है पार्टी में, थोड़ा बताएंगे आप? निश्चित रूप से मंथन करेंगे और जो सुधार संगठन में किए जाने हैं या किए जा सकते हैं उनको भी समय पर किया जाएगा। अभी आपने हाल में देखा होगा कि हमारे नए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष भी हमने अभी निकट भविष्य में ही बनाए हैं, तो प्रोसेस वो चल रहा है। निश्चित रूप से और भी सुधार लेकर करके हम लोग आएंगे, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, लोकसभा के लिए क्या तैयारी आप सबकी? कल तो हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आ ही रहे हैं, अगले साल भी बहुत बड़ी तादाद में राज्यों में चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा तो कर ही रही है, लेकिन क्योंकि टारगेट तमाम पार्टियों का 2024 में जाके रुकता है, तो छोटे छोटे स्टेप से ही आदमी ऊपर बढ़ता है। इस समय कांग्रेस पार्टी 24 को लेकर के क्या सोच रहे हैं, ये जरा आप हिंट कर दीजिए। आप बताइए मत, मैं समझती हूँ कि अंदर की बात है, बाहर नहीं आनी चाहिए। हिंट कर दें ताकि जो जनता है, जो भरोसा करती है कांग्रेस पर, जो प्यार करती है कांग्रेस से, और जो अभी भी चश्मा लगाए कांग्रेस की तरफ देखती है कि ये पार्टी एक दिन उठ खड़ी होगी और हम जो सोचते हैं वो प्लेटफॉर्म पे ला के दिखाएगी, उसके लिए कुछ कह दीजिए ताकि वो आपके तरफ निराशा भरी निगाहों से कांग्रेस पार्टी की तरफ ना देखे। निराशा भरी निगाहों से गुंजाइश भी नहीं है और देखना भी नहीं चाहिए। हम लोग अब भारत जोड़ो यात्रा का जहाँ तक आपने जिक्र किया है, बहुत बड़े 3 मुद्दों को लेकर के सत्ता का केंद्रीकरण जिस तरीके से किया जा रहा है, आर्थिक विषमता समाज में जिस तरीके से देखने को मिल रही है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उन सब विषयों को लेकर के हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। सिवाय राहुल गांधी जी के देश में कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता इन विषयों को लेकर के नहीं लड़ रहा है। पूरी अक्रांतता के साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अश्विनी मिश्रा हैं। आप योगेश चौधरी के बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा आत्ममंथन की ज़रूरत है। और अभी ऐसे कह रहे थे कि कांग्रेस आत्ममंथन करेगी, हमने देखा है, पहले भी देखा है कि कांग्रेस के आत्ममंथन में कैसा होता है कि राहुल गांधी को इस्तीफा देकर के फिर से राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो इनका आत्ममंथन वैसे ही चलता है। जहाँ तक रही बात टाइमिंग की, इनकी भारत जोड़ो यात्रा की मुझे टाइमिंग समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। जब तक इनकी भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी तब तक तो कोई चुनाव भी नहीं होगा। लोकसभा चुनाव उसके लमसम 1 साल बाद होगा। अभी इनकी भारत जोड़ो यात्रा, जब गुजरात चुनाव थे तो गुजरात के कहीं पास पड़ोस भी नहीं थी। तो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है उनका भारत जोड़ो का यात्रा का उद्देश्य जो है वो राहुल गांधी की छवि को सुधारना है। और ये कांग्रेस की हमेशा से एक समस्या रही है कि कांग्रेस में व्यक्ति विशेष पार्टी से हमेशा बड़ा रहा है, परिवार पार्टी से हमेशा बड़ा रहा है, जो मुझे लगता है इनके पतन का एक कारण रहा है। व्यक्ति विशेष की अगर हम बात करें मिश्रा जी, आपको नहीं लगता भाजपा में भी फिलहाल जिस तरह की सिनेरियो है वो व्यक्ति विशेष पर ही है? क्योंकि आप प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही, अब गुजरात में जो वोट पड़े हैं, प्रधानमंत्री खुद 135 ऐसे छोटे बड़े रैली और सभाएं रही जो प्रधानमंत्री ने खुद संबोधित किया, उसके बाद वोट परसेंटेज वहां पर बढ़े, जबकि 56 और 60 के आसपास वोटिंग वहां पर रही शाम के 5 बजे के आसपास। जी तो आप वहां पर भी देखिए ना, वहां पर भी तो एक ही चेहरा है जिसपे लोग वोट करते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी मानती भी है। ये भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास उठा के देखें, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देखें। जी प्रीति जी, जो आपने सवाल किया, मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी से ज्यादा आज के समय में भी वो किसी भी कार्यकर्ता से ज्यादा काम कर रहे हैं, एज ए कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ समस्या ये है कि संगठन इतना स्ट्रांग है और हमारे प्रधानमंत्री जी केवल काम की वजह से, आप ये देखिए जिस तरीके से वो, आप टूर देख लीजिए,
गुजरात के दौरे देख लीजिए, देश के दौरे देख कह रही लीजिए, हूं कि सारी चीजों पे 135 छोटी बड़ी अगर वो जनसभाएं और front foot रैलियां पे- मिला करके 135। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो फ्रंट फुट पे कैप्टन बन के परफॉर्म करते हैं, और हम कार्यकर्ताओं को ये समस्या हो जाती है कि हम उनके बराबर भी खड़े नहीं हो पाते काम करके। एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं, दूसरी तरफ आप उनकी तुलना कहाँ कर रही हैं, जो केवल एयर कंडीशन में कमरों में बैठे रहते हैं, केवल चुनाव की भाषण करते हैं, जहाँ चुनाव होता है वहां जाते नहीं है। कहाँ से राहुल गांधी एयर कंडीशन में बैठे हुए लग रहे हैं? अरे राहुल गांधी आपको एयर कंडीशन में बैठे हुए लग रहे हैं? अरे लाल जब साहब, 2500 आपको किलोमीटर कष्ट चल क्यों हो लीजिएगा, रहा है? नहीं देखिए लाल- मैं राहुल देखिए, गांधी की लाल आलोचना साहब करता कांग्रेस था के जब वो प्रवक्ता एयर हैं क्या? कंडीशन में बैठे हुए होते थे। अरे मेरे दोस्त, लेकिन अगर ये वो आज वो बताइए- विपक्ष को लेकर अरे लाल साहब, आपको बड़ा जन कष्ट हो सरोकार रहा के है। मुद्दों को लेकर अगर वो सड़क पे बैठे अरे हैं, आप किस कह रहे हैं चीज एयर के कंडीशन मुद्दे में पे? बैठे हुए हैं, अभी बताइए कैसी बात कर रहे हैं? अरे लाल साहब, इसी पैनल के डिस्कशन में सभी ने यह कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या औचित्य है, किसी को नहीं पता है, और आप उसको डिफेंड करने लग रहे हैं। डिफेंड नहीं, उसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, उसका कैसे बात कर रहे हैं? कांग्रेस के सबसे पहले उसका स्पोक्सपर्सन को टाइम बोलने एक सवाल दीजिए। उठाया गया। अच्छा ये बताइए, नहीं, आप ये बताइए, सूर्यकारी कभी ना कभी तो शुरू होगा कि नहीं होगा माननीय उसको? मोदी जी से बड़ा कार्यकर्ता एक दिखा दीजिए पूरे पॉलिटिकल शुभ इतिहास कार्य में शुभ मुहूर्त हिंदुस्तान में के, शुरू होना चाहिए जो ना। इस तरीके से काम करते हैं, जो इलेक्शन हर तो जगह देश भर में नजर चलते आते हैं। रहेंगे। तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि उसकी रणनीति कुछ ऐसी उससे बननी बड़ा चाहिए काम करने वाला वो एक विधानसभा कार्यकर्ता चुनाव को भी दिखा साथ में दीजिए जोड़ के चल पूरे रहा है। और राजनीति हमें लग रहा है कि में एक आगे आदमी दिखा चल दीजिए के जो जो प्लान इतना इस तरह काम के बनेंगे करता है। जरूर उसमें उसका हम ध्यान लोग रखा उनके जाएगा। पीछे चलने की कोशिश करते हैं और हम भी परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, हम उनके बराबर आने की आप कोशिश परफॉर्म कर करते रहे हैं, हैं, लेकिन आप परफॉर्म कर रहे हैं, उससे कौन इनकार कर रहा है? ठीक है, तो फिर आपका आप- परफॉर्मेंस मैंने- देखा ना अभी, आप- 15 मैंने साल तक PTV आप के एमसीडी सवाल का में जवाब जमे हुए दिया। थे, केवल आप बताइए ना, इनकमेंसिव कितना- वोटों में कोई बंटवारा ये नहीं हुआ, तो बताइए, आपकी स्थिति का ऑटोमेटिक बाहर निकल गया। उनकी यात्रा आप समझ के देखिए, अगर आपको पता है कि आपके पार्टी ने कैसा दिल्ली गुजरात एमसीडी क्यों में नहीं टिकट गई? का बंटवारा किया था। उनकी यात्रा गुजरात क्यों नहीं गई? उनकी यात्रा गुजरात क्यों नहीं गई? भाई ये तो भाई पार्टी रणनीति बनाएगी ना, आपको क्या दिक्कत है भाई? आप जीतिए गुजरात अच्छे से, ठीक है, आपको तो गुजरात जीतने का आपको खुशी मनाना चाहिए। आप गुजरात जीतने का खुशी मनाइए कि राहुल गांधी गुजरात में गए, आप जीत गए। अरे राहुल गांधी जाते हैं तो हर प्रीति 100% जी, जीतते आप हैं। देख सकते हो, आप देख है। सकते हो आम आदमी पार्टी जीतने का कारण यही कि यहाँ पर भी कांग्रेस और भाजपा लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी शांत बैठी है, वो बीच में जो है अपना बाजी मार निकाल- लेंगे। मार देंगे, बाजी मार बाजी देंगे। मार एक लेंगे, मिनट बाजी मार लेंगे। हाँ, ये कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये बाजी political बाजी बाजी मार लेंगे। हाँ बोलिए। जो नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्त कि ये कांग्रेस नहीं लड़ रही है, कांग्रेस भी शांत बैठी है। ये तो पॉलिटिकल एक एनालिस्ट है जो कांग्रेस जरूरी के बात हम इस spokesperson का चर्चा में चोला भूल पहन रहे के हैं जिसका उल्लेख होना चाहिए। क्या अक्सर बोला जाता था कि दोनों चुनावों में, जो बड़े चुनाव हुए लोकसभा के 2014 के और 2019 के, वहां पर सारा विपक्ष बनाम मोदी और सारा ध्यान केंद्रित कर दिया, कई अपशब्द बोले गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और फलस्वरूप क्या हुआ? उसका फायदा भाजपा को मिला, नरेंद्र मोदी को मिला। जनता ने और बढ़ चढ़कर प्रचंड बहुमत दिया 2019 में 2014 के मुकाबले। यही गलती यहां भाजपा कर जाती है 2022 के चुनावों में। एक मिनट राहुल, ऐसी ये गलत बात है। पुलवामा का मामला था, अरे यार सुन लो एक मिनट, वो मामला बीच में हुआ। मत बोलो, गलत बात है। तुम्हारे समय में बोल नहीं रहा था। ढंग से बोलो, तुम ढंग से बोलो, पहले बोलो ना, बीच में बोल रहे हो। ढंग से बोलो, तुम पहले हमें बोलो तुम्हें ना। सिखाने के लिए आए हो यहाँ पे। नहीं, तुम ढंग से बोलो विपिन शर्मा, सार्थक रहने दो, तुम ढंग से बोलो। चर्चा अगर को तुमको सार्थक अगर रहने दो, तुम्हें पैनल में भाग लेना नहीं आता है तो चर्चा- अपना सीख लो। चर्चा तुमसे मैं को चर्चा सार्थक सीखने नहीं रहने आया हूँ, मैं दो। तुमसे व्यक्तिगत चर्चा मत सीखने बोलो। नहीं आया। नहीं, तुम मैं भाषण क्या खराब करोगे तो समय मुझे बोल नहीं रहा था। भी ठीक फर्क टाइप का जवाब देना आता है विपिन मैं शर्मा। तो बोलना चाहता हूँ, एक मिनट। हाँ तो जरा शांति एक से मिनट, मैं ये सम्मान बात बोलना- दीजिएगा, सम्मान मिलेगा। सम्मान नहीं दीजिएगा तो कहाँ से मिलेगा आप आपको? सम्मान लो ना। मैं चर्चा को सार्थक रहने दो, अब बीच में मत बोलो। चर्चा को सार्थक आप करने का जब काम बोल रहे थे, आप करें सबके क्या? बीच में बोल रहे हो। एंकर आप हैं क्या? नहीं अरे एंकर, प्रीति तो मेरे को चौधरी, तो आप बोलने एंकर दो। कब से हो गए? चलिए दर्शकों का सम्मान करिए। आइए, मैं ये बात बोलूंगा कि यहां पर एक सीख लेनी चाहिए कि जो 2019 का चुनाव हुआ, भाजपा ने वही गलती करी जो विपक्ष करता आया है। सारी ताकत लगा दी, ध्यान केंद्रित कर दिया एक विशेष व्यक्ति के खिलाफ। यहां पर भी 2022 का जो चुनाव हुआ, एक मिनट पहले बात पूरी सुन लो। ये गलत बात है, पूरी पहले बात सुना करो आप। 2022 का जो चुनाव था, सारा ध्यान केंद्रित कर दिया अरविंद केजरीवाल की तरफ। आप देख लीजिए चुनाव परिणाम का भी और देख यहाँ पर लीजिए। बोला मनीष पुलवामा सिसोदिया, के घटनाक्रम के यहाँ बाद पर इससे काम जो नहीं आपने बनने एयर वाला। स्ट्राइक किया, उसके यहाँ बाद से पर स्थिति बदली आपकी। आपने सारे स्टार वो प्रचारक लगा राष्ट्रवाद का दिए पूरा का मैदान पूरा में, मामला था, उसके सारा ऊपर ध्यान चुनाव लड़ा केंद्रित दिया कर दिया। 2019 का। ऐसे काम नहीं बने। 2019 का चुनाव कोई सामान्य लोकसभा अरे का भाई, चुनाव नहीं था। अरे भाई, मैं वो बात नहीं लोकसभा का कर- चुनाव था, ये- मैं ये उदाहरण दे रहा हूं रहिए ना। आपको। एक आप ये मिनट। बताइए गुजरात का आपने एक काम मिनट, देखा? अरे मैं बात- सुन पहले लीजिए, बात तो सुन सुनो तो आप। लीजिए। आप अगर बात तो गुजरात सुनो की आप मेरे। स्थिति देखेंगे, मैं वो 2002 तुलना नहीं कर रहा। गुजरात में 127 अरे सीटें जीती। आप बात नहीं समझ फिर रहे। 2007 में आखिर क्यों 127 से आप पहले 117 धैर्य आ गई? रखिए, पानी पीजिए, धैर्य रखिए। छोड़ दीजिए, मैं आपसे धैर्य रखना सीखूंगा मैं। मैं तुलना नहीं कर रहा लोकसभा और विधानसभा की, जो आपने उनको बोला कौशल कांत जी को।
मैं ये बात कर रहा हूं रणनीति की। पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, विचार, पहले आप बीच में बोल पड़े। मैंने ये बोला कि जो गलती रणनीति में हुई वही गलती आज भाजपा कर रही है। तो यहां पर तो आत्ममंथन करने का विषय है, और ये यहां पर इस बात से निश्चित बात है कि वो एक उनको संतोष मिलेगा कि यहां पर कम से कम 2015 वाला हिसाब नहीं हुआ जब सुपड़े साफ हो गए, या उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में हुआ वहां पर भी दमखम से पूरे स्टार प्रचारक के साथ भाजपा निकले थे, बोले थे दोहरा शतक लगाएंगे, और 100 से भी नीचे आ गए। आप कहना क्या चाहते हैं? कहने का मतलब क्या है? रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करता है। लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव, यहाँ पर रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जनता की नब्ज को पहचानने की आवश्यकता है। यहाँ पर सारा ध्यान केंद्रित कर दिया आपने अरविंद केजरीवाल, वीडियो वॉर्स आए, वो अलग जांच का विषय है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा इस समय। यहाँ पर मुद्दा यह है कि अगर 2024 की सारे राजनीतिक दलों को तैयारी करनी है तो यहाँ पर रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, जनता की नब्ज को पहचानना पड़ेगा, और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। खासतौर पे कांग्रेस को भी। कांग्रेस का तो स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। मैंने उस चीज का भी वर्णन करा, मैंने बोला दिल्ली का स्वर्णिम दौर था 1998 से लेकर 2013 का दौर, क्यों नहीं उसको दोबारा दौर को ला सकते? ठीक है, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जीत के बाद पार्टी इस जीत को कैसे देख रही है? सबसे पहला क्या करेंगे आप लोग? एमसीडी में जीतने के बाद क्या करेंगे बताइए? बहुत वार्तालाप, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला हो गया, आप बताइए क्या करिएगा? क्या है जो भी मैंडेट जनता ने दिया है इस एमसीडी के चुनाव में। दूसरी चीज, अब 5 साल के अंदर हमको दिल्ली को सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ शहर बनाना है। जो अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा किया था, जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि दिल्ली सरकार में, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार होगी, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी का पार्षद होगा तो काम 10 गुना ज्यादा होगा। अच्छा। अब अगले 5 साल हमको पूरी तरीके से इसी पर फोकस रखना है। अच्छा। दूसरा, आप देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं है। इस समय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं है। जी, एक 10 सेकंड में बोलूं। अच्छा, 5 साल के बाद आइएगा कि नहीं? पहले इसका जवाब दीजिए। 5 साल बाद आइएगा इसमें एमसीडी चुनाव में? क्या कहिए? 5 साल के बाद एमसीडी चुनाव में फिर से सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी को जब जनता एक बार मौका दे देती है तो अरविंद केजरीवाल जी फिर जनता के दिल से दूर नहीं होते। इसलिए मैं आपको पूरी मजबूती के साथ इस बात को कह रहा हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने, आपको पता हो कि मंच से जब उन्होंने उद्बोधन किया, आम आदमी पार्टी के मुखिया ने जब उद्बोधन किया, तो अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को कहा कि जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया है, हम सबसे पहले उनका काम करेंगे। अच्छा। हम उन पार्षदों का भी स्वागत करेंगे जो दूसरे दल से हैं, जो निर्दलीय हैं। हम सबको मिलकर अब दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी है। इसीलिए आम आदमी पार्टी आने वाले आपको 3 महीने के अंदर ये काम करके दिखाएगी कि दिल्ली के अंदर जो 15 साल से कूड़े का राज भाजपा का था, उस राज को कैसे धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, कैसे 3 काले कूड़े के 3 पहाड़ हैं वो कैसे खत्म किए जाएंगे, किस तरीके से लेंटर में जो दलाली भाजपा द्वारा खाई गई वो खत्म किया जाएगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात जो आपको देखने को मिला, पूछा, आप हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अश्विनी मिश्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं उनसे कितना वाकिफ रखते हैं आप? बताइए और समझाइए जरा हमें भी। मुझे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जिसे बहुत सहानुभूति है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, हम लोग जब पढ़ाई किया करते थे तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट हुआ करते थे हिंदी और मैथमेटिक्स। तो हिंदी में हमको कुछ नहीं आता था, कोई ए से आता था, हम उसमें सब कुछ लिख के आ जाते थे, और फिर हमको कभी 70 मार्क्स आ जाते थे, कभी 80 मार्क्स आ जाते थे। तो हम सोचते थे कौन सा हमने लिख के आए उसमें मार्क्स आए। वही स्ट्रेटजी गणित में फेल हो जाती थी। सुन लीजिए, आप ही के भले के लिए, आपकी वही स्ट्रेटजी गणित में फेल हो जाती थी। तो आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, उधर देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी है कि हम सब कुछ बोल देंगे, सारे वादे कर देंगे, अगर जनता ने वोट दे दिया तो देखेंगे आगे क्या करना है। नहीं तो फिर से अगले चुनाव की तरफ निकलेंगे, वहां भी वही वादे करेंगे। तो इनकी स्ट्रेटजी हिंदी के लिए तो ठीक है। कौन से माइंडसेट को दर्शाता है बताइए? जी, मुझे लगता है कि ये एक क्या कहते हैं, फ्रीबीज जो उनका सिस्टम है, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए घातक है। जब आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजें फ्री में ऑफर करने की बात करते हैं, जो गुजरात में भाजपा जो है कि लड़कियों को स्कूटी बांटने की घोषणा करती है, उसको आप फ्रीबीज के श्रेणी में रखिएगा, किस श्रेणी में रखिए? जन कल्याण में रखिएगा। जन कल्याण में अंतर है सर, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। स्कूटी बांटे, वही बहुत बड़ा अंतर है। अगर उत्तर प्रदेश को घोषणा करती है, बहुत बड़ा अंतर है सर। उत्तर प्रदेश में अगर कोई कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल होता है तब तो फिर जो है कि वो प्रीवीज है, और वही अगर गुजरात में आप घोषणा कर देते हैं तो वो फिर जन कल्याण है। तो फिर ये हुआ ना कि बीजेपी करे तो अच्छा है और विपक्ष की पार्टियां करें। अगर सवाल करें तो सर सुनने की क्षमता भी रखें। संसद में सवाल ही रखा है सर, तो मैं आपका जवाब दे रहा हूं। फ्रीवीज वो कहलाते हैं जो आप एक
मतलब आग बंद करके सबके लिए घोषणा करते हो। जो आप एक स्ट्रैटेजिक तरीके से किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, जैसे हम लोग जो छात्र उत्तीर्ण अच्छे नंबर लाते हैं उनको अवार्ड देते हैं, उनको आप फ्री भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग विकलांग होते हैं उनको हम लोग सब सुविधाएं मुहैया कराते हैं, उनको आप फ्री भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई स्ट्रैटेजिक तरीके से कोई किसी को कुछ देता है तो वो फ्री भी नहीं कहलाता। अगर हम अंधी तरीके से बोलते हैं कि सबकी बिजली माफ, सबको पानी फ्री, सबको दारू फ्री, तो वो फ्री भी ही कहलाती है। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र में रखा था कि 12वीं पास छात्राओं को, वही लाइन आपके गुजरात में भी है। आप एक जगह उसको फ्रीबीज नहीं मानिएगा, एक जगह फ्रीबीज मानिएगा, तो ये तो एक बड़ा विवाद वाला विषय है कि विपक्ष अगर कुछ जन कल्याण का काम करे उसको एक अलग रूप में देखता है। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो अतिक्रमण की समस्या है, थोड़ी देर में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, बताइए अपनी बात रखिए। एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है अतिक्रमण को लेकर। यहाँ पर एक तरफ हम लोग, सब लोग चाहते हैं, इसमें कोई ये राजनीति का मुद्दा नहीं है कि यहाँ पर केवल आम आदमी पार्टी चाहती है, भाजपा, हर एक कोई चाहता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, वो सिंगापुर, पेरिस बने, एक वैश्विक स्तर पे पहुंचे। तो भले ही और बड़े बड़े जो विश्व के जो कैपिटल सिटीज हैं वो उनको ओहदा नहीं मिला हुआ है पूर्ण राज्य का, वो अलग एक बात है, उसके साथ आपको जीना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि अतिक्रमण अगर हटाने की मुहिम कोई छेड़ता है तो क्या उसमें भी बाधा डलेगी? क्योंकि वहां पर फिर ये अंदेशा जताया जाता है कि आपको बेघर कर, तो यहाँ पर क्या अतिक्रमण हटने चाहिए नहीं चाहिए? फाइनल कमेंट सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कौशल कांत मिश्रा जी के साथ। दिग्गजों के क्षेत्र में माना जाता है दिल्ली पावर हाउस है, बड़े बड़े पावरफुल लोग यहाँ रहते हैं, और ऐसे में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर देना चुपचाप, ये आम आदमी पार्टी ने आज दिखाया है। इसे आप माने या ना माने, जीत है और अच्छी बात है कि भाजपा इसे मान रही है। फाइनल कमेंट दीजिएगा, उसके बाद बाइंड अप। प्रीति जी, देखिए, लोकतंत्र में जो जीता है वही सिकंदर है। आज एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीती है और हमने बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन मुझे डर किसका है वो मैं बता रहा हूं। मुझे डर इसका है, ये जो हर साल वादे करते रहते हैं अरविंद जी, और ठीक है, बताइए बताइए, देख लिया हम लोगों ने, जल्दी से बाइंड अप है प्लीज। अगर आप सुन पा रहे हो तो सुनिए, ये हर साल वादे करते हैं कि जमुना क्लीन होगी। हाँ। जमुना 2015 में, 16 में, 17 में, अगर इसी तरह से ये कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली को असली सफाई का मौका मिलेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता से जल्दी से छोटा सा, जिन मुद्दों पे आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए, राहुल लाल जी बोल बेहतरी के लिए शायद ऐसा हो। लेकिन जो इनकी आदत है फल्टू कुमार की, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और फाइनली एक बार दिल्ली में हम फिर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। अपेक्षाएं बड़ी तगड़ी हैं, बहुत ज्यादा लोग दुखी रहे, तो वैसे स्थिति में वो कैसे पूरा करेंगे, और विपक्ष के रूप में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में। और साथ ही कैसे दिग्गजों के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली को पावर सेंटर कहा जाता है दिल्ली पावर हाउस है। यहाँ बड़ी बड़ी शक्तियां बैठी हुई हैं, शक्तियां यानी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम, आप खुद समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। ऐसे में अपना परचम लहराना, जहां पर डबल इंजन की सरकार हो, 15 साल से भाजपा एमसीडी पर राज कर रही हो, बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन कल हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव के रिजल्ट्स आने हैं, इसीलिए सुबह से ही हमारी ताबड़तोड़ कवरेज को मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा न्यूज़ इंडिया 24/7।